निकालिए, अनुच्छेद 19 निकाल लीजिए भाई। पहले तो इसका भूमिका तो हुआ है। आर्टिकल 19 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका निश्चित रूप से आपका कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, कैसे नहीं। फिर एक बार आपका शुरुआत किया जाए इस चैप्टर आपका मूल अधिकार की। जो राइट टू फ्रीडम है या स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको मूल अधिकारों का आधार स्तंभ माना जाता है, या हम कह सकते हैं बैकबोन। भाई पूछ सकता है आपका, ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है। बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, या क्रोड माना जाता है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्रोड या कुंजी या मूल अधिकारों का बेस क्यों माना जाता है, इस पर एक लाइन आपका देखा जाए। और इस पर एक लाइन देखने के लिए जो कल हम वाक्य बताए थे कि स्वतंत्रता मानव हृदय में निवास करती है, और जिस प्रकार हृदय की मृत्यु के पहले मानव की मृत्यु नहीं हो सकती, उसी प्रकार आपका स्वतंत्रता कायम रहेगी। और जिस दिन मानव का हृदय काम करना बंद कर देगा, तो मानव को कोई डॉक्टर या आपका या दवा कोई बचा नहीं पाएगी। सेम उसी प्रकार जिस दिन स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, जिस दिन स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी, मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहेगा, मूल अधिकार मर जाएंगे। अतः इसीलिए आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वह मूल अधिकारों का बेस माना गया है, क्रोड माना गया है, बैकबोन माना गया है, या आधार स्तंभ कहिए, या आपका माने ये क्रोड कहिए, या कुंजी भी कह सकते हैं। दूसरा नियम आइए, जब भी आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो अमेरिका का मैं इतिहास बताया था कि अमेरिका में मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। प्रथम 10 संविधान संशोधन किए गए और वहाँ नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिया गया, लेकिन अमेरिका ने अति उत्साह में एक काम आपका छोड़ दिया और मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाना भूल गया। तो वहाँ के फेडरल कोर्ट ने पुलिस शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और राज्य की पुलिस शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और ये निर्णय दिया कि मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यांतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि इन पर सीमाएं हैं। इन पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाए जाएं, वह रीजनेबल होने चाहिए, उचित होने चाहिए। तो रीजनेबल शब्द का मतलब क्या हुआ? प्रतिबंध रीजनेबल है कि नहीं, इसका निर्धारण सदैव किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका। यानी कि जो आप जितना प्रतिबंध लगाए हैं, क्या वह मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध हैं, वह युक्ति युक्त या रीजनेबल या उचित है कि नहीं, इसका निर्धारण सदैव किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका द्वारा। अतः भारत के संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से सबक लिया, और जो फंडामेंटल राइट दिए गए स्वतंत्रता का, उन फंडामेंटल राइटों पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, और प्रतिबंध कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। इसका भी उल्लेख इन अनुच्छेदों में ही कर दिया गया। न्याय अमेरिका जैसे न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि स्पष्ट अनुच्छेद में ही क्या कर दिया गया है? लिखा गया है। तो पहले तो आपका दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 19 में
पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो कभी काल आपका क्लाज वाइज बनता है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए आपका जो सुमेलित वाला पढ़ना है उसको आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में अधिकार क्या है, इस अधिकार पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिए गए आधारों पर लगाया जा सकता है, और यही लिस्ट पहले देखनी है और ये लिस्ट याद करना है। तो पहले लिख लिया जाए 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), आपका 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f और अनुच्छेद 19(1)(g). पहले तो ये आपका जो पुराने 7 आपका माने अधिकार हैं, ये कौन सा अधिकार किस क्लाज में है अनुच्छेद 19(1) के, ये याद करना है। तो आपका और प्रतिबंध की जहाँ तक बात है, प्रतिबंध को हम आगे बढ़ाते रहेंगे कि इन अधिकारों पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन प्रतिबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 से लेकर और 6 तक में किया गया है। तो एक तो पहला जो आपका ये होना चाहिए, जितने अधिकार हैं और उन पर किस क्लाज में दिए गए आधार पर आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये चार्ट याद करके जाइए प्री के लिए। तो देखिए आपका हम बता रहे हैं 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, हाँ एक लाइन और भूल गया भाई आदमी, वो बता दे तब। जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं 6 वर्तमान समय में हैं, ये स्वतंत्रताएं किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, बल्कि केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ये भी याद रखिएगा। स्पष्ट बेयर एक्ट लिखता हेलो, देखिए स्पष्ट बेयर एक्ट में जो पहली लाइन है वह यही कहती है कि आपका सभी नागरिकों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हम बताएंगे, ये किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, किसी आपका बनावटी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, यानी कि कोई कंपनी, निगम या संगम या समूह जो हैं, इन अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। यानी कि क्या कंपनी अनुच्छेद 19 के अधिकारों की मांग कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी नागरिक में शामिल नहीं है। तो फिर एक बार देखिए, जो निगम होते हैं या कारपोरेशन होते हैं वह भी नागरिक नहीं है भारत के, और जो विदेशी व्यक्ति हैं वह भी भारत के नागरिक नहीं है। अतः यह मूल अधिकार केवल और केवल भारत के सिटीजन को प्राप्त है, किसी बनावटी व्यक्ति या विदेशी को नहीं। अब इसमें आपका थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने सुधार ये किया है कि कंपनी जो है वह एक बनावटी व्यक्ति है, लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर और निदेशक हैं वह अपनी बातों को अनुच्छेद 19 के तहत रख सकते हैं। उनको स्वतंत्रता है, लेकिन कंपनी या संगम को नहीं। अब आगे देखिए, इसमें आपका अब हम 7 अधिकार बताएंगे।
इन अधिकारों पर किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा वो हम बताएंगे। तो देखिए आपका पहला है वाक और हेलो, यानी कि आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है उन प्रतिबंधों के आधारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में दिया गया है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि कितने आधारों पर बोलने की आज़ादी को रोका जा सकता है। तो आधार वर्तमान में याद रखिए 8 आधार हम बताएंगे। कितने आधार दिए गए हैं? 8। दूसरा अधिकार देखिए, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी कि आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन और सभा कर सकते हैं। ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर भी राज्य चाहे तो उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है इसका उल्लेख आपका आगे बढ़ते रहिए 19 के 21 खंड में दिया गया है 3 में। यानी कि अनुच्छेद 19(1)(b) में जो मूल अधिकार दिया गया है आपका शांतिपूर्ण और बिना हथियार के आपका सम्मेलन का, यानी कि आपका सभा करने का, एकत्र होने का, इसको हम बताएंगे और आपका अब डिटेल में चलेगा तो तमाम जगहों से कोरिलेट करना पड़ेगा। सीआरपीसी से भी, आईपीसी से भी, पुलिस एक्ट से भी कोरिलेट करना पड़ेगा आपका इन बातों को। लेकिन अभी आपका एक लिस्ट पहले हम बता रहे हैं किन आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वे आधार कहाँ दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में? 3 में। तीसरा देखिए, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कि कोई संगठन आप बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, या आपको स्वतंत्रता है कोऑपरेटिव कोई सोसाइटी गठित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है प्री में कि सहकारी समिति गठित करने का की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के किस क्लाज में दी गई है? तो ये बन चुका है क्वेश्चन सी में, गलत न हो। अनुच्छेद 19(1)(c) में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा क्वेश्चन प्री का है कि ये कब ऐड किया गया? तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, इसके लिए कहाँ कहाँ संविधान में संशोधन किया गया है, ये क्यों जोड़ा गया, ये डिटेल में आगे हम बताएंगे, केवल इसी अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है। संगम या समूह बनाने पर आपको रोका जा सकता है और वह जो प्रतिबंध है आगे बढ़ते रहना है 19 के किस क्लाज में है? 4 में। यानी कि इसका मतलब कि संगम या संघ बनाने की जो आज़ादी है, इस आज़ादी पर राज्य चाहें तो आपका प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वह प्रतिबंध अनुचित हो कि उचित हो? उचित हो, यानी कि रीजनेबल हो। अगला अधिकार देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, यानी कि भारत में कहीं भी आपको आने जाने और घूमने की आज़ादी दी गई है आपका, और ये आज़ादी अनुच्छेद 19(1) के किस क्लाज में दी गई है? डी में।
और लेकिन ये आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है, और इस आज़ादी पर भी क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध। प्रतिबंध के आधार कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में? 5 में। अगला देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। यानी कि भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) आपका ई में दी गई है। और इस स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? वह आपका अनुच्छेद 19 के क्लाज 5 में ही दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका घूमने की आज़ादी है और कहीं भी निवास करने और बस जाने की आबादी माने आज़ादी है, इन इन दोनों आज़ादियों पर जो रोक लगाई जा सकती है उसके आधार समान हैं, एक समान है, यानी कि भिन्न भिन्न नहीं है, और एक ही क्लाज में दिए गए हैं। किस क्लाज में? अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में? 5 में। ये याद रखिए, यानी कि दोनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन प्रतिबंधों का उल्लेख कहाँ किया गया है? 19 के किस क्लाज में? 5 में। इसके बाद आपका अनुच्छेद 19(1)(f) आता है। संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। इस स्वतंत्रता के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा रिपील कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्वतंत्रता रिपील या निरसित है? संपत्ति की स्वतंत्रता किस क्लाज में दी गई थी? क्लाज भी पूछा गया है। 19(1)(f) गलत ना हो, किस क्लाज में? 19(1)(f) में दी गई है। ये कब निरसित की गई? तो आपका 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। फिर पूछा जाता है कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कहाँ ऐड किया गया है? तो अनुच्छेद 300(a) में। और वर्तमान समय में विधिक अधिकार हैं। अब आगे बताया जाएगा ये भी क्यों डिलीट करना पड़ा, यहाँ से क्यों रिपील करना पड़ा, उसका रीजन भी खोजा जाएगा। और वर्तमान समय में संपत्ति के बारे में क्या नियम है वह डिटेल में चलेगा। अंतिम जो स्वतंत्रता दी गई है कि भारत के सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे कि वकील साहब हैं तो वकालत करने के अधिकार पर रोक लगाना या प्रतिबंध आपका नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वह जो पेशा हो, कारोबार हो, वह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, कानून द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, और वह अर्थात वह कारोबार वैध हो। अगर कारोबार अवैध है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ भी आपका केस देखना पड़ेगा, और आपका जो मांस और अंडा वाला केस है, हरिद्वार वाला केस रहेगा आपका। और जो आपका सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में आ रहा है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रयागराज में भी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। तो समस्या आपका यहाँ गंभीर है कि जब भी अनुच्छेद 19(1) और जी पढ़िए, उसके साथ राज्य चाहें तो इस अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। और वह जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के क्लाज 6 में दिए गए हैं। यानी कि इस अधिकार पर प्रतिबंध कहाँ किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में दिए गए हैं? 6 में। इस पर भी आपका वकालत वाला भी केस आएगा, और जिसमें मैं बताया भी था कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाया कि जो 45 साल से ऊपर के हो गए हैं वह
नामांकन नहीं करा पाएंगे अधिवक्ता के रूप में। ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना माना, आर्बिट्रेटरी माना, आपका कह सकते हैं कि अनुचित माना, और कहा कि विधि यानी कि आपका कानून की शिक्षा प्राप्त करने की कोई एज नहीं होती। अगर व्यक्ति उत्सुक है तो बुढ़ापे में भी एलएलबी क्या कर सकता है, रिटायर होने के बाद कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। लोगों को कानून जानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नए नए स्कूल खोलना चाहिए, खुल ही रहा है। बहुत उदारता बरती जाती है सरकार द्वारा स्कूल खोलने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा दीजिए कानून की, स्कूल खोलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में प्रचलित कानूनों का क्या रख सके, ज्ञान। स्कूल खुल गए, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर देखिए क्या नौटंकी हो रही है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही देख लीजिए, पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता था किसी समय, और आज हालात ये हैं कि रोज कुछ न कुछ विवाद ही उत्पन्न होता है, पढ़ाई के नाम पर जीरो हैं। यानी कि जो नए नए टीचर भर्ती हुए हैं, एक तो पैसा देकर ज़्यादातर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खुलेआम कहा जा सकता है कि 15 लाख 20 लाख रुपया देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं ज़्यादा लोग आपका, और तत्पश्चात भले एक अक्षर का ज्ञान न हो, अपना गए पढ़ाए नहीं पढ़ाए, 1.5-2 लाख वेतन मिल ही रहा है सरकार की ओर से। कौन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज आंदोलन, रोज पुलिस घुसी रहती है विश्वविद्यालय में। अगर यही हाल रहा तो विश्वविद्यालय गर्त में जाने से नहीं बचेगा। कल कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, या एडमिशन लेने से लोग क्या करेंगे, कतराएंगे। यानी कि एडमिशन लेने से भी कतराएंगे। हाँ, ये है कि जिसको शिक्षा लेनी है वो अब यहाँ एडमिशन जल्दी नहीं करा रहा है, और जिसको तफरी मचानी है कि किसी तरह क्या हो जाए, पास हो जाए, वो तो ले ही रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर जो नए आए हैं, ये आपका टीचर, उनमें कोई दम ही नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं है। चाहे एलएलबी में ही देख लीजिए, 5 वर्षीय वाले छात्र बहुत परेशान हैं, संविदा पर टीचर रखे गए हैं और उनको ज्ञान ही नहीं है। अब किस तरह से पप्पू पास हो जा रहे हैं, वो परेशान है सभी। तो आगे देखा जाए आपका, यानी कि हम ये बता रहे थे कि अनुच्छेद 19(1)(g) में व्यापार, वृत्ति, कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, और आपका राज्य चाहे तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और आधार कहाँ दिए गए हैं, 19 के किस क्लाज में, 6 में। तो याद रखिएगा, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इस पर क्या लगाया जा सकता है, उचित प्रतिबंध भी। अब एक एक स्वतंत्रता को शुरू किया जाए। आपका जो पहली स्वतंत्रता हम शुरू कर रहे हैं, अनुच्छेद 19(1)(a) की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रताओं की मूल है, क्रोड है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह अपनी बातों को कह सके, अपनी बातों को मुख से बोल सके, अभिव्यक्त माने अपने विचार प्रकट कर सके। तो बताइए कैसे कैसे विचार प्रकट किए जा सकते हैं, 7-8 उदाहरण तो आप भी बता सकते हैं। एक विचार वाक विचार मौन द्वारा भी प्रकट हो सकता है, एक आचरण द्वारा भी, एक मुख से बोलकर भी, एक लिख कर भी। आपका अगला ऑफलाइन भी विचार हो सकता है प्रकट, ऑनलाइन भी, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे मौर्य जी हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि ये
आपका उस घटना स्थल पर क्या थे उपस्थित। भाई प्रमाण के साथ हम बता रहे हैं, बिना प्रमाण के नहीं। कौन कौन साथी था अभी जांच का विषय है, बताया जाएगा जल्दी है। अब ये नहीं कि साथी भाग जाए, ये भी एक खतरा है। खतरा बहुत बड़ा है। खतरा ये है कि जो इनके साथ में थे, अब जैसे ही नाम सह अपराधियों का लिया जाएगा, कहीं फरार न हो जाए या कहें कि आप क्यों नाम ले लिए। इसीलिए नामों को क्या किया जाएगा, गुप्त भी रखा जा सकता है, एविडेंस की धारा 125 के तहत। तो आगे बढ़ा जाए आपका। देखिए फिर आप आइए, स्वतंत्रता को देखा जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी स्वतंत्रता प्रकट, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं। केवल अपने ही विचार आप प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों के विचारों को भी प्रकट करने का आपको अधिकार है। यानी कि ए ने कुछ बातें लिखी, तो क्या आप उन बातों को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, इसका उद्देश्य क्या है। ये व्यक्ति में विश्वास पैदा करती है, सरकार के गलत कार्यों की आलोचना के लिए भी प्रश्रय देती है। आपका मने और पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में एक सामंजस्य भी बैठाती है। भाई बात विचार होगा, अपने विचार नए पुराने लोग प्रकट करेंगे, तभी तो आपका किसी समस्या का क्या होगा समाधान। सरकार के गलत कार्यों पर आलोचना का हमें अधिकार है कि अगर सरकार गलत कर रही है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, आलोचना। जैसे किसान आंदोलन से इत्यादि कह सकते हैं, उदाहरण बहुत ज़्यादा है। अब ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, इसका पहले भौगोलिक एरिया देखा जाए। क्या भारत में ही आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं या बोल सकते हैं, कि विदेश में जाकर भी अपने विचार आप प्रकट कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2 केस इस विषय पर आया, और पहला आपका केस से भी अब शुरू किया जाए। पहला केस आया सतवंत सिंह का, और दूसरा केस आया मेनका गांधी का। सतवंत सिंह का केस आया और दूसरा आया आपका मेनका गांधी का। दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल भारत में ही कोई व्यक्ति अपनी इस आज़ादी का प्रयोग नहीं कर सकता। इसका क्षेत्रातीत विस्तार है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इसका विस्तार है, अर्थात विदेश में या फॉरेन में भी जाकर कोई व्यक्ति अपने विचार क्या कर सकता है, प्रकट। केवल भारत में नहीं, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हैं, जब जब विदेश में जाते हैं तो कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बोल ही देते हैं। तो ऐसी दशा में क्या उनको आज़ादी है कि नहीं बोलने की है। और आपका विदेश में जाकर और बोलते ही हैं, तब तक आपका नेपाल गए तो कोई वीडियो बनाकर क्या किया, सोशल मीडिया पर पब में डांस करते हुए देखे गए। आपका तब तक वो हल्ला मचा, भाजपा वाले घेरे तो कांग्रेस वाले किसी तरह क्या किए, बचाव। तो भाई आपका ये है कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, उसमें भी भाजपा वाले छेड़खानी कर देते हैं। चाहे भाई आपका किसी समारोह में गए होंगे, तो हमेशा जाते रहते हैं। जैसे मोदी जी पहले कोरोना काल के पहले 6 माह विदेश रहते थे, वैसे भी हमारे राहुल गांधी जी भी कहाँ घूमते रहते हैं ज़्यादा, विदेशी। तो आगे बढ़ा जाए। जो आपका अब ये आया कि जो ये 3 एंगल को देखा जाए। पहला एंगल, केवल अपनी विचार प्रकट करने की आज़ादी है कि किसी अन्य के विचारों को भी प्रकट करने की आज़ादी है। तो दोनों मान के दोनों मारिएगा। इसके लिए
एक आपका पहला दूसरा केस हम बता रहे हैं, माने दूसरे एंगल से एक एक एंगल शुरुआत किया जाए। आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने विचार प्रस्तुत करने की या दूसरे के विचारों को फॉरवर्ड करने यानी कि प्रसारित करने की जो स्वतंत्रता है, क्या वह अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम में शामिल है कि नहीं? तो निश्चित रूप से शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अच्छे से इसको देखिए। आपका इस विषय पर आप जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है और करते भी हैं सभी लोग भाई। इस विषय पर आपका केस आया और मैं शॉर्टकट में बताया भी था कल, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल, अब थोड़ा डिटेल में देखिए इसको भाई, आपका शॉर्टकट में बताया गया था। अब एक एक केस को डिटेल में हमें देखना है। श्रेया सिंघल वर्सेज भारत संघ के वाद में श्रेया सिंघल जो थी एक एलएलबी की छात्रा थी और उसने आपका उच्चतम न्यायालय में एक पीआईएल या लोकहित वाद दायर किया और ये कहा कि ये जो आईटी एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A है, आईटी एक्ट की धारा 66 ये ए है, ये हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाती है। अतः उच्चतम न्यायालय इस धारा को शून्य घोषित करे और हमारी जो आज़ादी दी गई है बोलने की, अपने विचार प्रकट करने की, दूसरे के विचारों को प्रसारित करने की, इस आज़ादी पर 66A रोक लगाती है। अतः इसे क्या घोषित किया जाए? असंवैधानिक या शून्य। सुप्रीम कोर्ट ने आपका उसकी बातों पर विचार किया और वास्तव में पाया कि ये जो सेक्शन है ये तो आर्टिकल 91A में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायड घोषित कर दिया। अब देखिए यूपी में और आपका बंगाल में कई जगह ये विवाद उत्पन्न हुआ। इसको थोड़ा आगे भी विवाद भी कराना है। यूपी में, बंगाल में और तमाम जगहों पर कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। देखिए क्या क्या हुआ। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो आजम खान ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया और एक व्यक्ति मात्र और मात्र उनकी पोस्ट को शेयर कर दिया तो पुलिस वाले गए, उसके खिलाफ 66A के तहत मुकदमा करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए। ये आपका पहला कांड। फिर योगी जी का मामला आया, इनके द्वारा आपका भेजे गए पोस्ट को एक व्यक्ति ने मात्र शेयर कर दिया तो पुलिस ने गिरफ्तार करके 2 दिन जेल में रखा। फिर आपका तमाम कांड हुए। यूपी के ही 2 कांड देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज हुआ और ये कहा कि जब हम श्रेया सिंघल के वाद में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए हैं तो इस धारा के तहत अब व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर क्यों अटैक किया जा रहा है? यानी कि इस धारा के तहत अब एफआईआर कैसे हो जा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और ये कहा कि आकर हमारे यहाँ बताइए कि जब हम इस धारा को वायड घोषित कर दिए हैं, ये धारा प्रभावशील नहीं रही, कोमा में चली गई, अब इस धारा के तहत कोई कार्यवाही किसी पर हो ही नहीं सकती, तो आप लोग कैसे एफआईआर इस धारा के तहत दर्ज कर रहे हैं और व्यक्तियों के स्वतंत्रता पर का हनन कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी नाराज हुआ कि राज्य मनमानी कर रहे हैं
और सभी सचिव आकर क्या लगाएं जवाब। अभी मामला आया भी था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक लाइन कि केवल सोशल मीडिया से अपने विचार ही प्रकट करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि दूसरे के विचारों को भी प्रकट करने की हमें क्या है, आज़ादी, यानी कि स्वतंत्रता। लेकिन हमेशा याद रखिए, लेकिन जब लग गया तो समस्या आ ही जाती है। लेकिन राज्य चाहे तो इस पर रिजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है। और कितने आधार हमने बताया कि इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 के क्लास 2 के तहत रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और कितने आधार हमने बताया, 8 आधारों पर राज्य आपकी बोलने की आज़ादी को क्या कर सकता है, छीन सकता है। याद रखिएगा। अगला पहलू आया जाए आपका बोलने की आज़ादी। अब यानी कि अगला पहलू आया जाए। अगला पहलू ये है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। तो पहले प्रेस को देखा जाए और तब आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जो प्रेस होता है या जो समाचार पत्र होते हैं, वह सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। पहला स्तंभ न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका और चौथा एक पिलर या जो पाया या स्तंभ है वह कौन माना जाता है, आपका प्रेस। यानी कि मीडिया भी कह सकते हैं, प्रेस माना जाता है। तो अब समस्या ये आई कि क्या प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या आपका किसी किताब के माध्यम से क्या अपने विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन में समाहित है कि नहीं। तो केस याद रखिएगा अगला कि साकल पेपर मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में यह बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रेस भी या समाचार पत्र भी अपने विचार प्रकट करने के एक साधन है। अतः समाचार पत्रों को ये अधिक स्वतंत्रता होगी कि वह अपने विचार प्रकट करें। और ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में समाहित है, अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अपने विचार प्रकट करें पेपर के माध्यम से, अनुच्छेद 19(1)(a)। केस पूछा जाता है, याद रखिए कौन सा, आपका साकल पेपर मिल्स का। अगला देखिए अब नियम। अब अगला नियम आपको ये देखना है कि जो ये पुस्तकों द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किसी व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी है, तो क्या ये आज़ादी एब्सोल्यूट है कि नहीं, पूर्ण है कि नहीं। तो ये आज़ादी भी पूर्ण नहीं है। फिर एक बार हमेशा नियम याद रखें, जितना मैं स्वतंत्रता या आज़ादी बताऊंगा उन आज़ादियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और उन प्रतिबंधों का 8 आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और उन प्रतिबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में किया गया। किस में, 2 में। तो हमेशा याद रखिए, ये आज़ादी जितना मैं बता रहा हूँ एब्सोल्यूट नहीं है। प्रतिबंध आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो भी आज़ादी इतनी है कि आपका पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज तो संभव नहीं है। कल हो सकता है प्रतिबंध आ जाए। अब अगला देखिए आपका, अगला ये आया कि जो आपको किताब लिखने, समाचार पत्र में अपनी बातें लिखने, सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखने की आज़ादी है। तो ऐसी आज़ादी में क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। इस आज़ादी पर
प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो क्या अश्लील बातें भी लिख देंगे? क्या दुर्भावना समाज में फैलाने वाली बातें लिख देंगे? ऐसी बातें लिखेंगे कि जिससे लोग अपराध करने के लिए उन्मुख हो जाए। तो ऐसी बातों को लिखने पर क्या लगा दिया गया है? रोक। और आगे बताया जाएगा रोक। अभी रोक नहीं चल रही, अभी क्या चल रही है? आज़ाद। जैसे कि व्हाट्सएप का ही मामला लीजिए। सरकार ने एक बार नियम बनाया था और एक टिक बने तो आपका मान के चलिए कि मैसेज पहुंच गया। दो टिक बन जाए यानी कि मैसेज आपका अभी देखा नहीं गया, लेकिन नेट दूसरे व्यक्ति का मोबाइल क्या हो गया? ऑन हो गया। और जैसे ही नीला बन जाए यानी कि उस व्यक्ति ने ये माना जाएगा कि पढ़ लिया, तो सरकार ने नियम बनाया कि आप डिलीट नहीं करेंगे मैसेज जब तक कि एक तीसरा तीर रेड या लाल न बन जाए। लाल तीर का मतलब ये है कि सरकार ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है वे अधिकारी भी आपका मैसेज पढ़ लिए, और जब मैसेज पढ़ लेंगे तब आप क्या करिएगा? डिलीट करिएगा। तो वैसे भी हमारी एकांतता का हनन सरकार कर रही है। हमारी पर्सनल सभी बातें सरकार के पास हैं, और ऐसी दशा में अगर हम क्या बात कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप से, ये तो पूरी बातें सरकार के पास चली जाएंगी। तो हमारी निजता या हमारी एकांतता या हमारी प्राइवेसी बची ही कहाँ? तो ऐसी दशा में तमाम उच्च न्यायालयों में इस अधिसूचना के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई कि इस पर क्या लगाई जाए? रोक। क्योंकि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों के मुकदमे चलने पर रोक लगा दिया और अपने यहाँ सभी मुकदमे अनुच्छेद 139 ए, याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मंगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 139 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुकदमों अपने यहाँ मंगा लिया और कहा कि इस विषय पर सुनवाई केवल और केवल कौन करेंगे? हम करेंगे। तब सरकार ने आपका अपना इरादा बदल दिया। वो अलग बात है कि सरकार हो हल्ला मचा तो बाद में अपना इरादा क्या कर दी? बदल दी। तो अब तीसरा तीर नहीं बनता लाल वाला, देखे होंगे आपका, केवल दो तीर नीला बन के क्या होता है? तो आप डिलीट मार सकते हैं। अगला नियम आइए। ये आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा जाए, ये तो प्रेस हुआ। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है वह प्राप्त है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा प्राप्त है। यानी कि आपका दूरदर्शन के माध्यम से, अपने टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी बातों को प्रसारित करने की जो आज़ादी है। देखिए आगे इसमें देखिए आपका क्या जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि जो आपका डिश चैनल है या दूरदर्शन है, क्या इसको इसकी आज़ादी कहाँ समाहित है? तो इसकी आज़ादी भी अनुच्छेद 19(1) में ही समाहित है। यानी कि आप अपने विचार दूरदर्शन के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। इस पर भी रोक अगर लगानी है तो आप अनुच्छेद 19 के क्लास 2 के तहत ही राज्य रोक लगा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे कि आपका एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि अन्य टीवी चैनल आपका मोदी का विरोध करने में हिचकते हैं और आपका कह सकते हैं कि ज़्यादा पक्ष लेते हैं, लेकिन एक आपका टीवी चैनल है जो हमेशा मोदी जी अच्छा भी काम करते हैं
तो जैसे कि आपका दाद में खजली खोजी जाती है, सही है ना, कि क्या कहा जाता है। हाँ, आपका दाद हो गया तो कहाँ खजली हुई है ये खोजा जाता है। उसी प्रकार चाहे गलत कार्य हो या अच्छा कार्य हो, कमियां खोजने का काम हमारे रवीश कुमार जी करते हैं। और इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिल चुका है, कई पुरस्कार। और विपक्षी पार्टियां खुश रहती हैं और काफ़ी आपका आलोचना करते हैं। तो क्या टीवी चैनल बंद कर दी सरकार ने? नहीं, बंद नहीं कर सकते आप। बंद आप प्रतिबंध किन आधारों पर लगा सकते हैं? जिन जो आधार अनुच्छेद 19 के किस क्लाज में दिए गए हैं, 2 में। और वह प्रतिबंध उचित होना चाहिए। अब यह है कि टीवी चैनल वाले अपना उल जलूल डिबेट कराते हैं, उल जलूल बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर हुई है, अभी आपका 1 हफ्ता ही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि क्यों नहीं टीवी चैनलों के लिए आप कुछ गाइडलाइंस बनाएं, ताकि ये जो दुर्भावना तमाम टीवी चैनल फैला रहे हैं, उल जलूल बातें बोल रहे हैं, जिससे समाज की समरसता काफ़ी प्रभावित हो रही है, इस पर क्यों नहीं कुछ आपका गाइडलाइन जारी किया जाए। तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अभी आपका 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही लोकहितवाद इस विषय पर दायर किया गया है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता है, ये भी अनुच्छेद 19(1)(a) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता में क्या है शामिल। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी आप अपनी बातें रख सकते हैं। अगला पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट ये आया कि जो बोलने की आज़ादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, अपनी बातों को, भावनाओं को जो प्रकट करने की आज़ादी हम बता रहे हैं, क्या इस आज़ादी में साइलेंट रहने की या चुप रहने की आज़ादी समाहित है कि नहीं। तो एक केस आया, बिजोय इमैनुअल का केस आया, विजोय इमैनुअल। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बोल स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो न बोलकर क्या रह सकता है, चुप। ये इस मामले का जो उपनाम है राष्ट्रगान वाला मामला, यानी कि राष्ट्रगान का मामला। इसमें हुआ क्या था कि जब स्कूल में राष्ट्रगान होता था तो जो ये बिजोय इमैनुअल था, ये गाता नहीं था, लेकिन सावधानी पूर्वक केवल खड़ा रहता था। इस आधार पर इसको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। और ये उसने ये तर्क दिया कि हमारा जो धर्म है केवल हमारी ईश्वर की उपासना का मने प्रश्रय करता है, दूसरे की नहीं। लेकिन सावधानी पूर्वक खड़ा रहता था मौन बन के। मामला पहुँचते पहुँचते सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए गाना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल क्या आवश्यक है, सावधानी पूर्वक खड़ा रहना ही पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो सकता है कि राष्ट्रगान को मौन गान में बदल दे। भाई ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि हम तो राष्ट्रगान गाएंगे ही नहीं, हम मौनी बाबा की तरह क्या रहेंगे, मात्र खड़े। तो खड़ा रह सकते हैं गाने की। ये क्वेश्चन कई बार आया है, गलत ना हो। राष्ट्रगान के लिए क्या आवश्यक है, गाना कि मात्र खड़े रहना कि दोनों दोनों नहीं मारना है, केवल खड़ा रहना ही क्या होगा, पर्याप्त। अगला ये झंडा वाला केस, तिरंगा वाला। आपका तिरंगा या फ्लैग या झंडा वाला केस है नवीन जिंदल का केस।
नवीन जिंदल, जिंदल कंपनी भी है, ये सांसद भी रहे, काफ़ी घोटाला भी कर दिए, कोयला से लेकर तमाम चीज़ें घोटाला किए। नवीन जिंदल का केस, इस केस में देखिए क्या हुआ। नवीन जिंदल भाई सांसद भी थे कांग्रेस के, आपका मंत्री इत्यादि थे, उसमें शक नहीं है। इनकी फैक्ट्री चलती थी और इन्होंने फैक्ट्री में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। तत्पश्चात अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दिया। मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारतीय ध्वज तिरंगे को कोई भी व्यक्ति आपका फहरा सकता है कहीं भी, इस विषय पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और जो प्रावधान रोक लगाते हैं वह अवैध होंगे। फिर सरकार को ये कहा कि आपको झंडा के बारे में गाइडलाइंस दे देनी चाहिए। तो आप देखें ही कि मोदी जी ने क्या किया कि चलो तिरंगा यात्रा निकलवा दी, यानी कि सभी लोग क्या करेंगे 15 अगस्त को कि हाथ में तिरंगा लेंगे और क्या करेंगे, आपका माने अमृत महोत्सव मनाया गया। तो भाई ये है कि अब जबरदस्ती ये सब काम नहीं किया जाता। ये तो जिस देश में आप रह रहे हैं, जो देश आपको पाला पोसा है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि उस देश के झंडे का क्या करिए, सम्मान। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सम्मान करिए, ये तो हमारा एब्सोल्यूट ड्यूटी है, परम कर्तव्य है, पूर्ण कर्तव्य है कि हम क्या करें, उसका सम्मान करें। कोई आपका ये नहीं है कि बाध्यकारी। तो कोई झंडा फहराना आपके लिए लेकर चलना, कहीं कोई कानून नहीं कहता कि आप बाध्य हैं। ये तो आपका परम कर्तव्य है, देश के प्रति क्या है, समर्पण है कि आप झंडा लेकर चलिए या आप झंडा अपने घर पर फहराइए। तो सभी जगह पर झंडा फहराने का अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किस केस में, नवीन जिंदल। और तमाम बातें कहीं, किसी झंडे के लिए तमाम लोग आपका शहीद हो गए और तमाम आंदोलन हुए, जहां लोग तिरंगा लेकर चलते थे, अंग्रेज गोली चलाते थे, तमाम लोग मारे जाते थे, लेकिन तिरंगा कभी भी झुकने नहीं दिया जाता था। इसका मतलब एक वीर मरता था तो पीछे वाला तिरंगा पकड़ लेता था, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, लेकिन इस तिरंगे की शान में कोई कमी न आए। ये जो शहीद वीर हैं हमारे, इस बात का हमेशा क्या रखते थे, ध्यान। आज भी देखिए, भले इधर न हो, बॉर्डर पर आप जाकर देखिए कि झंडा के लिए क्या क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। कारगिल युद्ध देख सकते हैं, जहाँ की चोटी पर जवानों ने क्या फहराया, झंडा। तो झंडा वाला केस आपका नवीन जिंदल का है। अगला देखा जाए, आपका अगला पहलू वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अब ये आया आपका अगला पहलू, नोटा का अधिकार। PUCL एक सामाजिक संस्था है, NGO है, यानी कि PUCL ये एक सोशल आपका संस्था है जो समाज की भलाई के लिए काम करती है। तमाम याचिकाएं दायर की हैं आपका, जैसे कि फोन टेपिंग वाला मामला भी आएगा। तमाम इस संस्थान ने या इस NGO ने तमाम मुकदमे दायर किए हैं। तो इसी में देखा जाए, PUCL बनाम भारत संघ का वाद आया। इस संस्था ने उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित वाद दायर किया और ये मांग किया कि हजूर, जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और मतदाता को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये अधिकार समाहित है कि अगर कोई प्रत्याशी उसे पसंद न आए तो कम से कम एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, अर्थात
इनमें से कोई प्रत्याशी हमें पसंद नहीं है। अतः आप जब वोट देने प्रत्याशी जाए तो आप सरकार निर्वाचन आयोग को आदेशित करिए कि एक बटन ये भी दबाए मने बनाए नोटा का। अतः तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सही बात है और नोटा लागू किया। और अब जो चुनाव हो रहे हैं, अगर कोई प्रत्याशी किसी मतदाता को पसंद नहीं है तो वह किस बटन को दबा सकता है? नोटा। अब नोटा का उद्देश्य क्या है? इसकी गिनती होती है कि नहीं? अब देखिए 3-4 उदाहरण, लोग दिमाग उल्टा सीधा लगाते रहते हैं। दिमाग उल्टा सीधा नहीं लगाना है, आपका एकदम सटीक उदाहरण देखिए। मान लीजिए 100 मतदाता थे और 99 लोगों ने नोटा पर मत दे दिया और 1 लोग प्रत्याशी पर मत दिए, तो इसका मतलब वह प्रत्याशी जीतेगा कि हारेगा? जीतेगा। नोटा का कोई असर जीत हार पर नहीं पड़ेगा, पहला नियम। चाहे 10 नोट आउट पड़े, चाहे 50% से ऊपर पड़े, अब पूरा 100 पड़ जाए तो फिर से चुनाव हो। भाई पूरा नोटा ही पड़ गया तो कैसे चुनाव हो? फिर से। लेकिन अगर 99% वोट नोटा का पड़ जाए और 1% ही वैध मत पड़े, तो जो 1% पाया है वो क्या होगा? जीत जाएगा। तो नोटा का जो मत होता है उसको गिना जाता है। कितने लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया, ये ओपन किया जाता है। इसके अलावा इसका कोई प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ता। जीत हार से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई देशों में ये नियम है, थोड़ा समझिए। कई देशों में कि अगर 50% से ऊपर नोटा का मत पड़ गया तो पुनः चुनाव करवाया जाएगा और वह प्रत्याशी जो अधिक मत पाया है वह जीत नहीं पाएगा। लेकिन नोटा कितना % से ऊपर पड़ा हो? आपका 50 से ऊपर। लेकिन भारत में कोई ऐसा नियम नहीं है, मैं बता दूं, भारत में कोई ऐसा नियम नहीं। तो नोटा का अधिकार किस में समाहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में किस स्वतंत्रता में? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नोटा याद रखिए। इसके बाद आइए क्रिकेट मैच देखा जाए। जहां तक क्रिकेट मैच की बात है, अब बंगाल का केस है, बंगाल क्रिकेट बोर्ड का केस आपका। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वायु तरंगे होती हैं वह किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो गांव में कहा जाता है कि आपके बाप की बपौती है, यानी कि किसी के अंडर में नहीं है, वो स्वतंत्र हैं आपका। और आप चाहें कि हम एकाधिकार जमा लें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हुआ कि भाई विदेश में मैच हो रहा है तो उस मैच को दूरदर्शन प्रसारित करे, तभी तो हम मैच देख पाएंगे। और मैच के बाद हम विराट कोहली की कमी को क्या करेंगे? उजागर कर पाएंगे। अब ये न पूछिएगा कि क्या कमी है, अब ये पूछने का वक्त नहीं है, ये खुद भी समझिए। मौर्य समझ रहे हैं ना? तो कहाँ देखकर छक्का मारते थे तो कहाँ बैठ हिलाते थे? अब तो समझ लेना कि बताया जाए तो नाम बता दीजिएगा कौन सा अपराधी थे। देखिए आपका भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोगों का जो मैच देखने का आंखों देखा हाल या रेडियो या टीवी पर देखने या सुनने का अधिकार है, वह अनुच्छेद 19(1)(a) में एक फंडामेंटल राइट है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता का एक अंग है। लोग मैच देखेंगे तभी तो मैच पर चर्चा करेंगे, चाय पीते हुए या कॉफ़ी पीते हुए, कि कौन कैसा खेला, कौन कैसा नहीं खेला। तभी तो लोग अपने विचार उचित ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जो मैच देखा ही नहीं वह अपने विचार कहाँ से प्रकट करेगा?
अतः ये जो मैच देखने, दूरदर्शन पर प्रसारित करने और या रेडियो पर जो मैच आता है, यह एक कैसा अधिकार मान लिया गया? फंडामेंटल राइट। तो चूंकि समय भी हो गया, कल और अधिकार बताया जाएगा। अभी आपका राइट टू नो है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, फिर आपका प्रेस पर प्रतिबंध है, अश्लील बातों को प्रकाशित करना है। अभी कुछ अधिकार बचे हुए हैं पहले में, तो थोड़ा